हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का टॉपिक लैंड यूज, ठीक है। भारत में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किन किन रूपों में होता है, ठीक है। यानी कि मानव अपने कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किन किन रूपों में करता है, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से जानेंगे कि भारत में भी भूमि का उपयोग किन किन रूपों में होता है और उनका प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत भूभाग किस कामों में उपयोग में लाया जाता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत नहीं, पूरा मानव जो एक मानव वर्ग है वो अपना भूमि का उपयोग निम्न रूपों में करता है। ये निम्नलिखित 5 रूपों में करता है, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 वर्गों में डिवाइड किया है, आपके 5 वर्ग में विभाजित किया जाता है और ये 5 वर्गों के आधार पर ही मानव अपने अपने कार्यों को अलग अलग माध्यम से भूमि का उपयोग करता है, ठीक है। इसको हम भारत के संदर्भ में भी, ठीक है, हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है भारत के संदर्भ में भी कि भारत में भी जो ये प्रकार है भूमि का उपयोग करने का मानव का, वो प्रतिशत के रूप में भारत में कितना किस काम में उपयोग लाया जा रहा है। तो इसको भी हम लोग देखते चलेंगे, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है कि किस भूमि का उपयोग किस रूप में और कितना भूभाग हमारे भारत में हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भूमि उपयोग का पहला जो प्रारूप है, ठीक है, वो है वन, ठीक है। यानी कि वन जो है वो मानव वन के रूप में भूमि का उपयोग करता है। जो भारत के संदर्भ में, भारत में लगभग 23.3%, 23.3% जो भूभाग है वो वन के रूप में आच्छादित है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, के अनुसार, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी विभाग का ये पॉलिसी आया था 1952 में, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके अनुसार किसी विभाग का लगभग 33% भाग, ठीक है, 33% भूभाग वन से आच्छादित होना चाहिए, वन से घिरा होना चाहिए किसी भी भूखंड का भाग, ठीक है। तो भारत का यहाँ पर देखते हैं कि मात्र 23.3% भूभाग जो है वो वन से आच्छादित है, लेकिन होना कितना चाहिए 33%, लेकिन यहाँ पर 23% ही है, 23.3% ही है। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो 1952 में आया था, इसके अनुसार किसी भी राष्ट्र में 33% भूभाग वन से आच्छादित होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो यहाँ वन से 33.3%। दूसरा है हमारा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है। दूसरा जो मानव उपयोग में आता है, दूसरा जो भूमि का उपयोग कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ये है 14.2%, ठीक है, 14.2%। इसमें दो भाग है, दो इसके सब पार्ट है, दो भाग है, ठीक है। अब इसमें अनुपलब्ध भूमि कौन सी है? एक बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। और इसको हम समझते हैं कि बंजर भूमि कौन सी है, कृषि अयोग्य भूमि कौन सी है, वो कौन सी भूमि है जो कृषि के लिए अयोग्य है, ठीक है, और बंजर है। तो आप देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं, पर्वतीय भाग हैं, सूखे क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है, ठीक है, वो बंजर है। तो उनको हम इस पार्ट यानी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के सब पार्ट में इसको शामिल करते हैं, यानी कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंदर। इसके अंदर भारत में लगभग 5.5% जो भाग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत 5.5% भूभाग आते हैं, जिसमें आप जैसे हमने बताया कि वैसे भाग जो सूखे हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये बंजर भूमि आते हैं, ठीक है। अब आता है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि सब पार्ट जो है दूसरा का, इसमें है गैर कृषि उपयोजन में उपयोग की गई भूमि, वह भूमि जो कृषि कार्य के अलावा किसी और काम में प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे इमारत बनाने में, जैसे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसका हम लोग प्रयोग इमारतों के रूप में काफ़ी अधिक कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, उद्योग बना रहे हैं, परिवहन, अनेक परिवहन, या फिर रेलवे का हो गया, या फिर अनेक माध्यमों का परिवहन के रूप में हम लोग उस भूभाग का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत है 8.7%, यानी कह सकते हैं कि गैर कृषि प्रयोजन में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग धंधे, या फिर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, तो इन सभी कामों में हम लोग भूमि का 8.7% भाग यूज करते हैं, ठीक है। तो टोटल ये दोनों, यानी कि बंजर भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, और दूसरा कृषि ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन में नहीं है, गैर कृषि कार्यों में लगेगी, तो ये टोटल
14.2% भूभाग जो है हमारे कृषि के लिए अनुपलब्ध है, कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट में। ठीक है, तीसरा जो भाग है हमारा कृषि उपयोग में, यह तीसरा पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, पड़ती भूमि के अतिरिक्त जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, इसको तीसरे पार्ट में। ठीक है, अब इसके 3 सब पार्ट है। ठीक है, ए, बी और सी। एक आता है कि अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। ठीक है, पड़ती भूमि का वो भूमि आएंगी जो अस्थायी चारागाह हैं तथा अन्य गोचर भूमि है। अस्थायी मतलब कि परमानेंटली वो क्या है, पशुओं को चराने के लिए उपयोग में लाई जा रही है, या फिर अस्थायी रूप से गोचर के रूप में उपयोग हो रही है, यानी गो या फिर मवेशी को चराने के लिए, तो उसको हम अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत रखे हुए हैं। इसका प्रतिशत है 3.3%। ठीक है, 3.3% भूभाग। और बी सेक्शन जो है यह कहता है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन भूमि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनके अधीन अंडर में भूमि है। जैसे आप देखते हैं सड़कों के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, नहरों के किनारे लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वृक्ष फसल, बहुत से ऐसे फसल जो वृक्ष के रूप में होते हैं। ठीक है, तो वो उनसे जो आच्छादित भूमि है, उनसे जो घिरा भूमि है, उसके अंडर उपवनों। ठीक है, उपवन जंगल के रूप, ऐसे वन जो कह सकते हैं कि झाड़ी या फिर अन्य रूपों में हैं, तो उनको हम उपवनों के रूप में रखते हैं। तो इसके अधीन हमारे पास 1% भूभाग है। ठीक है, 1% भूभाग भारत में यूज होता है। ठीक है, और तीसरा सब पार्ट है इसका कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, वह कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष से अधिक सालों से खेती नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ हमने बंजर भूमि देखा था, बंजर जो परमानेंटली बंजर है, जैसे यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं वह क्षेत्र जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, तो उसको हमने रखा था। यहाँ पर है कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, कृषि लायक है लेकिन बंजर हो गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5 वर्ष से अधिक सालों से खेती नहीं हो रही है, 5 से अधिक सालों से। ठीक है, 5 से ऊपर वर्ष से, तो उसको हमने कृषि योग्य बंजर भूमि रखा है। तो इसका प्रतिशत है 4.0%, 4.0%। ठीक है, तो टोटल ये 3 जो पार्ट है, यानी पड़ती भूमि का अतिरिक्त भूमि के अंतर्गत 8.3% भूभाग जो है वो क्या है, इन पार्ट के अंदर कह सकते हैं इसके अंदर आता है। तो हमने देखा 23%, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 14.2%, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि 8.3। ठीक है, इसका सब पार्ट हमने कवर। ठीक है, अब चौथा कवर करते हैं हम लोग। चौथा है पड़ती भूमि। ठीक है, इसके अंतर्गत 8.5% भूभाग आता है, 8.5% भूभाग। ठीक है, इसके 2 सब पार्ट है। ठीक है, यानी पड़ती भूमि के 2 भाग हैं। पहला है वर्तमान पड़ती, जहाँ एक कृषि वर्ष, ठीक है, या उससे कम समय में से खेती नहीं हो रही है, यानी कि 1 एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम साल में खेती वहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि एक कृषि वर्ष क्या होता है, 1 एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है। ठीक है, 1 एग्रीकल्चर मतलब कि एक कृषि वर्ष में फसल कोई हम उगा रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सामान्यतः एग्रीकल्चर वर्ष की शुरुआत हम लोग जुलाई 1 से, यानी कि 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ यानी भारत में एक कृषि वर्ष जो होता है, ठीक है, कृषि वर्ष, उसको हम लोग 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है, इसके बीच का जो काल है, ठीक है, उसको हम एक कृषि वर्ष कहते हैं। यानी 1 जुलाई से 30 जून के बीच का जो समय होता है उसको एक कृषि वर्ष कहते हैं। जैसे कि आप वित्तीय वर्ष जानते हैं, वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं हम? एक वित्तीय वर्ष हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से ख़त्म होता है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। ठीक है, तो इसको हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर। वैसे ही एक एग्रीकल्चर ईयर का हो गया 1 यानी 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वह भूमि जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में कोई खेती नहीं हुई है, तो उसको हम वर्तमान पड़ती कहेंगे। ठीक है, वर्तमान पड़ती यानी कि 1 साल यानी एक कृषि वर्ष के अंदर कृषि नहीं की गई है। ठीक है, इसका परसेंटेज है 4.9%। ठीक है, 4.9% भूभाग ऐसा है जो प्रति साल यानी कि एक कृषि ईयर्स में कृषि नहीं की जाती है। दूसरा हमारा है सेकेंड सब पार्ट है अन्य पड़ती भूमि,
ठीक है। अन्य प्रतिभूमि जहाँ पर 1 से 5, ठीक है, 1 से 5 कृषि वर्ष से कोई खेती नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर था 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय, यहाँ पर है ऐसे कृषि जो 1 से 5 यानी 1 से 5 साल के बीच कोई कृषि का पैदावार कोई फसल नहीं उगाया गया है, तो उसको हम एक कृषि उसको हम अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में क्या रखा हमने वर्तमान में एक कृषि वर्ष के अंदर का समय, यहाँ पर हमने 1 से 5 साल का अंदर का समय रखा था, ठीक है, तो उसको हम अन्य कृषि भूमि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसका भूभाग कितना है 3.6%, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा था कि 5 साल से ऊपर जो भूमि जहाँ पे खेती नहीं हो रही है उसको हम कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से खेती नहीं हो रही है, ठीक है, जिसका परसेंट कितना था 4.0%। तो आप यहाँ पर अंतर याद रखेंगे, ठीक है। 5 साल से अधिक खेती नहीं हो रही है उसको हम कृषि योग्य बंजर भूमि कह रहे हैं, ठीक है। वह भूमि जो 1 साल तक कोई खेती नहीं हो रही है उसमें, ठीक है, यानी एक कृषि वर्ष में, तो उसको हम प्रतिभूमि वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत। अब वह भूमि जो 1 से 5 साल के बीच में कोई फसल नहीं उगाया जा रहा है उसको अन्य प्रतिभूमि, ठीक है। इसका परसेंट भारत में कितना है 3.6%, ठीक है। अब लास्ट चौथा भूमि का उपयोग जो है, चौथा रूप जो है वो है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। निवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे हर एग्रीकल्चर ईयर में कृषि की जाती है, खेती की जाती है, यानी प्रति एग्रीकल्चर ईयर में हम लोग खेती करते हैं, तो उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसका परसेंटेज है 45.5%, 45.5%, यानी कि हमारे यहाँ जो हमेशा जिस भूभाग पर हमेशा खेती की जाती है, हर एग्रीकल्चर ईयर में खेती की जाती है, उसका प्रतिशत है 45.5%, यानी 45.5% जो भाग है वहाँ पे हम प्रतिवर्ष खेती करते हैं, जिसको हम शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि भारत में टोटल कृषि क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर 45% जो हमारे यहाँ है भूभाग, ठीक है, 45.5% ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। लेकिन हम अगर इस क्षेत्र को मिला दें, ठीक है, चौथे पार्ट यानी प्रतिभूमि जिसमें वर्तमान प्रति है और अन्य प्रतिभूमि, क्यों इसको मिला दें, क्योंकि इसमें या तो 1 साल से कम खेती नहीं हो रही है या 1 से 5 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगर इसको मिला भी दें तो ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर 8.5, तो इसको ऐड करते हैं तो टोटल हमारा 44.0% कृषि भूमि आता है, ठीक है। शुद्ध हमारे पास 45.5%, लेकिन हम प्रतिभूमि जो 5 साल के अंदर कृषि नहीं हुई है उसको भी अगर ऐड कर दें तो वो हमारा होता है 54%, यानी कि 54% जो हमारे यहाँ कृषि भूमि उपलब्ध है। तो इस तरह हमने देखा कि भारत नहीं पूरे भूभाग को हम लोग कई भागों में कई रूपों में उपयोग करते हैं, जिसमें वन के रूप में देखा हमने, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि के रूप में हमने उपयोग किया, ठीक है। तीसरा हमने देखा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि के रूप में प्रतिभूमि, ठीक है। और लास्ट हमने देखा शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिसमें हर साल खेती की जाती है। तो इस तरह से 5 भागों में भूमि का उपयोग बांटा गया है। इसके साथ हमने इसको कंपाइल करके देखा कि भारत के संदर्भ में इस भूभाग का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, तो इस चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने देखा एक कृषि वर्ष क्या होता है, एनुअल एग्रीकल्चर, वन एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, ठीक है। जैसे एक वित्तीय वर्ष होते हैं वैसे हमने समझा कि 1 जुलाई से 23 जून के बीच का जो समय होता है वो एक कृषि वर्ष होता है। तो आइए अब इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग भारत का जो भूमि का उपयोग है उसका क्या पैटर्न है, प्रारूप क्या है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, उसको हम लोग इस पाई चार्ट के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सन 1960-61, ठीक है, और यहाँ 2014-15 के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि 60-61 में भूमि का उपयोग किस रूप में कितना होता था, उनका प्रतिशत क्या था, और 2014-15 में इन भूमि में क्या परिवर्तन हुआ है, कितना भूमि किस कार्य में प्रयुक्त हो रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मोटा मोटी हम लोग कुछ चेंजेस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये जो भूमि है आपका शुद्ध निवल क्षेत्र, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कमी आई है। यहाँ पर आप
46.26% दिख रहे हैं, लेकिन ये जो भूमि है यहाँ 45.5% है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल रहा है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहाँ पे हर प्रत्येक कृषि वर्ष खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वन क्षेत्र है, ठीक है, वन क्षेत्र आपका ये ब्लू कलर में दिया है वन क्षेत्र, तो यहाँ पर पहले 18.11, ठीक है, इतना प्रतिशत आपका वन क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में इसकी बढ़ोतरी हुई है जो कितना हो गया है आपका 23%। ठीक है, 23 पॉइंट यहाँ पर कितना बढ़ोतरी हुआ है 23.3%। तो यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है जो कह सकते हैं कि हमारे वातावरण के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो बंजर भूमि है, ठीक है, रेड कलर में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, इसमें कमी आई है। ठीक है, यहाँ पर 18 यानी कि सन 1960-61 में आपका 18.11% भूमि था जो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि था, लेकिन 2014-15 में इसकी कमी आई है। कितना, ये हो गया 5.5%। कह सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि को तो हम उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बंजर भूमि का इस्तेमाल हमने तकनीकी माध्यम से इसका इस्तेमाल बढ़ाया है, जिसके चलते बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि जहाँ पे सूखा पड़ता था, वैसे क्षेत्र जहाँ पे हम लोग कृषि नहीं कर पाते थे, पहाड़ी क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों को हमने तकनीक के माध्यम से सिंचाई का एक व्यवस्था बनाया है। पहाड़ों पर भी हमने कृषि का एक कह सकते हैं कि चाय की खेती, अनेक खेती को इसका विस्तार दिया है, जिसके कारण इसकी कमी आई है और ये आपका वर्तमान में हो गया है 18 से घटकर 5-5.5% के आसपास ये भूमि बची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो है वर्तमान प्रति, ठीक है, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान प्रति हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, वर्तमान प्रति तो ये 60-61 में था 3.73%, लेकिन 2000 आपका 14-15 में हो गया है, यहाँ पे आपका देख रहे हैं ये हो गया है 4.9%। ठीक है, तो इसकी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान प्रति आपको बताए थे, वर्तमान प्रति क्या होता है, वर्तमान प्रति भूमि के अंतर्गत वह प्रतिभूमि होती है जहाँ पे एक कृषि वर्ष में, ठीक है, एक कृषि वर्ष में खेती नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि 1 एग्रीकल्चर ईयर में खेती नहीं की गई, तो उसकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, पहले था 3.73%, अब हो गया है 4.9%, तो ये बढ़ोतरी हुई है जो चिंता का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं गैर कृषि कार्य प्रयोजन में जो भूमि है, गैर, यहाँ पर देखिए ब्लू ग्रीन कलर में गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र। ठीक है, ये पहले था 4.95%। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसकी बढ़ोतरी हुई है, अब डबल लगभग हो गया है, 8.7% हो गया है। ठीक है, लगभग पहले था 5% के आसपास, अब हो गया है 8.9 के आसपास, तो इसकी बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी क्यों हुई है, हम लोगों को पता है कि गैर कृषि के अंतर्गत वो कार्य आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हम लोग परिवहन का विकास कर रहे हैं, संचार का विकास कर रहे हैं, हमने काफ़ी उद्योग धंधों का विकास किया है, तो उसके क्रम में गैर कृषि का कार्य जो है उसका विकास हुआ है अधिक, जिससे क्या हुआ, इस भूमि का बढ़ोतरी हुई है। तो पहले 4.5-5% था, 5.5%, अब हो गया है लगभग 9.5%, 8.7%, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है क्योंकि हमारे गैर कृषि कार्य जो है उनका कह सकते हैं कि उनका प्रयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि जो है पहले था 3.50%, लेकिन अब जो है उसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 3.6%। तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त पुरातन भूमि हमने बताया था, इसी वीडियो में हमने बताया था कि कौन सी भूमि होती है जहाँ पे 1 से 5 कृषि वर्ष, ठीक है, 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती नहीं हुई है। ठीक है, तो इसकी बढ़ोतरी हल्का सा बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3.50%, यहाँ 3.6%, तो यहाँ पे हल्का वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ जो कमी क्या आई है। ठीक है, यानी कि 1960-61 से और 2014-15 के बीच में कमी किस खेती में आई है, तो इससे किस भूमि के प्रयोग में आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहले कह सकते हैं कि अस्थाई चरागाह जो थे, ठीक है, अस्थाई चरागाह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अस्थाई चरागाह ये ब्लू देखिए, अस्थाई चरागाह भूमि या अन्य गोचर भूमि
क्योंकि उस समय कह सकते हैं 60-61 में हमारे पास पशु जो था वो काफ़ी मात्रा में होते थे, हमारे यहाँ पशुधन काफ़ी मात्रा में। लेकिन वर्तमान में पशु की कमी हुई है तो स्थायी चारागाह की कमी हुई है। जैसे यहाँ ब्लू कलर में देखिए, ये आपका 4.71%, लेकिन वर्तमान में इसकी कमी आई है 3.3%, क्योंकि हमारे यहाँ पशु की कमी आई है। तो पशुचारण या पशु गोचर जो भूमि है, पशु को चराने के उपयोग में लाई जाने वाली भूमि, उसकी भी कमी आई है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका विविध क्षेत्रों या विविध वृक्षों के रूप में, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे सबसे लास्ट में, कि यहाँ विभिन्न वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो भूमि है उसमें भी कमी आई है 1960-61 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भूमि है आपका 1.50%। ठीक है, वर्तमान में हो गया है 1%। ठीक है, यहाँ पर देख पा रही है 1% हो गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि हम लोग वृक्षों जो जैसे कि पेड़ सड़कों के किनारे होते थे, नहरों के किनारे होते थे, तो उन तरह के वृक्षों की कमी आई है, जिससे इसमें थोड़ा सा कमी देखी जा रही है। ठीक है, यानी कि 0.5% की कमी लगभग आई है, 1% हो गया है। चलिए हम लोग फिर अब वापस चलते हैं और बाकी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमने कृषि और अन्य कामों में भूमि उपयोग देखा। ठीक है, मानव अनेक रूपों में किस प्रकार भूमि का उपयोग करता है उसको हमने 5 भागों में बांटकर देखा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट है आपका सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है, सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका एक भूमि का कोई पार्ट है, ठीक है, जो ये है आपका 2 एकड़ का। ठीक है, कितने का? 2 एकड़ का कोई पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम एक कृषि वर्ष में एक फसल लगाते हैं। ठीक है, एक कृषि वर्ष में, अभी हमने बताया था कृषि वर्ष क्या होता है। ठीक है, एक कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच का जो समय काल होता है वो कृषि वर्ष होता है भारत में। ठीक है, तो एक कृषि वर्ष में हमने 2 एकड़ का कोई पार्ट है भूमि का, उसमें एक फसल लगाया। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम शुद्ध बयागा क्षेत्र। ठीक है, वो मतलब प्रति साल रोपा जा रहा है तो उसको शुद्ध बयागा क्षेत्र कहेंगे। लेकिन अगर इसी भूमि के पार्ट में एक कृषि वर्ष में 2 या 3 ठीक है, 2 या 3 फसल लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 या 3 फसल लगाने के बाद, या 3 हम मान के चलते हैं, 3 फसल लगाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, ये जो उपयोग हुआ भूमि का, उसको हम सकल कृषि क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक कृषि वर्ष, इसके अलावा शुद्ध बयागा क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार किसी भी विभाग का, किसी भी देश का 33% भाग जो है वो वन से घिरा होना चाहिए, वन से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, ये वांछित है। लेकिन भारत में कितना वन भाग है? 23.3% भूभाग जो भारत में है वो वन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमें पर्यावरण को हम बेहतर बना सके, पर्यावरण को संतुलित रख सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर किया भूमि का उपयोग, साथ ही हमने यहाँ पर कंपाइल करके भारत के संदर्भ में भी देखा कि भारत में भी जो भूमि का उपयोग है मानवों के द्वारा अनेक प्रकार से, तो उनका अलग अलग रूपों में कितना % भारत में उपयोग हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और उसमें हम लोग कवर करेंगे कि भूमि के उपयोग के बाद भूमि की जो निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, एक तरह से डिप्लेशन हो रहा है, भूमि कई प्रकार से किसी अयोग्य हो जा रही है, बंजर होती जा रही है, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उसका क्या निदान है, तो उस वीडियो को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उस पार्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।